हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत आप लोगों का आज की क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे चार्ल्स लैम्ब का बहुत ही फेमस ऐसे और शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। हमने चार्ल्स लैम्ब का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया था। आज हम करेंगे लेसन का, यानी कि हमारे ऐसे का इंट्रोडक्शन, हमारे अध्याय का इंट्रोडक्शन। फिर करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हम पूरी व्याख्या करेंगे कंप्लीटली, एक एक चीज़ को समझेंगे। और ये ज़रूर इतनी लंबी वीडियो है तो इसको अपन कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, शायद 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ इसका, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो केवल चैप्टर का रहेगा, चार्ल्स लैम्ब द एलियन असेइस्ट, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। अगर हम बात करें अबाउट द ऐसे की बात करें, ये जो निबंध है हम पढ़ने वाले हैं, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक ने भी लिखा था, ऑन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ठीक है ना। ये जो आपका ऐसे है वो लिखा गया था 1821 में, पब्लिश हुआ था, सॉरी 1821 में, 1823 में प्रकाशित हुआ था। और किस में प्रकाशित हुआ था? एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया में प्रकाशित हुआ था। एसेज ऑफ इलिया में प्रकाशित हुआ था। किस जानरा में, किस टाइप का है ये? एक प्रकार का पर्सनल ऐसे है। ये व्यक्तिगत चीज़ों को दिखा देता है। इसका अगर टाइप पूछा जाए तो आपसे पूछेगा भाई जानरा क्या है, इसका टाइप क्या है? तो इसका जानरा या टाइप जो है वो है पर्सनल। कहने का मतलब चार्ल्स लैम्ब इसमें अपने व्यक्तित्व को दिखाते हैं। ये इनफॉर्मली इस ऐसे को लिखते हैं। वैसे तो जितने भी ऐसे होते हैं वो फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन भाई साहब ने जितने भी ऐसे लिखे हैं वो ज़्यादातर पर्सनल हैं। जैसे द कंप्लेंट ऑफ द बैचलर्स कंप्लेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ मैरिड कपल लिखा है, तो वो भी इनका क्या है, पर्सनल ऐसे हैं। रिफ्लेक्टिव है, निज रूप को दर्शाता है, और थोड़ा हास्यास्पद भी है, ह्यूमरस भी है। ज़्यादातर किस थीम पे लिखा हुआ है? ये वाला, ये जो लिखा हुआ है वो सेलिब्रेशन है। किसका? चिमनी स्वीपर्स का। ये चिमनी स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए समारोह बना देता है, उनका उत्सव बना देता है। चिमनी स्वीपर्स की प्रेज के लिए लिखता है, उनकी प्रशंसा करता है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चिमनी स्वीपर्स की। नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन है, यानी अतीत में भी ये बार बार चला जाता है। नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन होता है अतीत में जाना, अतीत में जाना। ये अतीत में चला जाता है ऑन चाइल्डहुड, बचपन में, एंड इनोसेंस, और भोलेपन में। मतलब अपने बचपन और भोलेपन के यादों में भी ये चला जाता है बीच बीच में। क्रिटिक ऑफ सोसाइटीज ट्रीटमेंट, और वो यहाँ इसमें आलोचक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो समाज है ना वो बहुत बुरा व्यवहार करती है, और उनके साथ जो चाइल्ड वर्कर्स होते हैं। ये लंदन की बात करता है। ये उस जो 18th और 19th सेंचुरी का जो लंदन है, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो लंदन है, 19th कह दो, उस लंदन में किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, एट्रोसियस नेचर, और किस तरीके से उनको एक पीड़ित किया जाता है, उनको जो वर्कर्स होते हैं उनको किस तरीके से उलाहना दी जाती है समाज में। चिमनी स्वीपर्स को 18-19 सेंचुरी का ये एक चिमनी स्वीपर ये ऐसे है जो 1818 और 19वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी के बारे में मेंशन करता है। पुअर चिल्ड्रन के बारे में बताता है, जो प्राय ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ होते हैं। ठीक है ना, ऑर्फन्स होते हैं अनाथ, जो अनाथ होते हैं, और बरफोर्स, उन्हें विवश किया जाता है क्या करने के लिए? इनटू डेंजरस और एक्सप्लॉइटेटिव लेबर, ऐसी मेहनत जो उनका शोषण करने वाली है और खतरनाक है। हेल्थ हजर्डस जो होती है, स्वास्थ्य को संकट देने वाली, हेल्थ हजर्डस कह सकते हैं आप, हेल्थ हजर्डस, वो उसके अंदर भी उस मेहनत को करते हैं। तो इनका जो कमेंट है उसके लिए है कि भाई इनके स्वास्थ्य संकटकारी जो धंधे होते हैं या काम होते हैं उनको उन इंडस्ट्रीज में ना लगाएं। तो देवर मार्जिनलाइज्ड, वो बच्चे मार्जिनलाइज थे, एंड ओवरलुक्ड बाय सोसाइटी, और उनको समाज ने ओवरलुक कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, दरकिनार कर दिया था। अब देखिए लैम्ब का पर्सपेक्टिव क्या है, लैम्ब क्या सोचता है, लैम्ब की विचार क्या है। तो देखना, लैम्ब ह्यूमर यूज करता है, एम्पैथी सहानुभूति यूज करता है, टू शेड लाइट, और प्रकाश डालता है, ऑन दियर प्लाइट, इन बच्चों के दुख पर, कि इनका क्या, इनको पीड़ाएं होती हैं, क्या कष्ट होते हैं, क्या उत्पीड़न होता है इनका, किस तरीके की इनको समस्याएं झेलनी पड़ती है, उस पर यह हास्यास्पद और सहानुभूतिक रूप से क्या डालता है? प्रकाश डालता है। क्रिटिक्स सोसाइटल नेग्लेक्ट जो होते हैं वाइल सेलिब्रेटिंग दियर रेजिलियंस, जब वो अपनी रेजिलियंस को, यानी अपनी दृढ़ता को, अपनी कर्मबद्धता को वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उस समय जो क्रिटिक्स हैं, वो जो क्रिटिक्स सोसाइटल नेग्लेक्ट, वो बताता है कि वो आलोचना करता है कि भाई सामाजिक जो समाज है पूरी तरह से क्या कर देता है? इन बच्चों को नेग्लेक्ट कर देता है जब ये काम कर रहे होते हैं। की थीम क्या है इसकी? तो देखो, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के प्रति सिंपैथी रखता है, सहानुभूति रखता है,
लैम्प चित्रित करता है चिमनी स्वीपर्स को, वो चिमनी जो साफ करने वाले जो बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने, उनकी कल्पना करता है या उनकी यहाँ पर उनके बारे में वो चित्रित करता है विद कंपैशन, सहानुभूति, और उनकी सम्मान भी देता है। वो कहता है बच्चों को कोई सम्मान नहीं देता लेकिन मैं सम्मान दूंगा। ह्यूमर और विट, यहाँ पर वो हास्य और विट और अपनी किसका, अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को यूज करता है। यूजेज लाइट हार्टेडनेस टू एड्रेस सीरियस इश्यूज, वो बहुत गंभीर मुद्दा है ये चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर जैसे मुद्दे को उसने बहुत ही हल्के हृदय में लोगों को समझाया है। सोशल क्रिटिक के रूप में वो कैसे क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, हाँ ये सटली जो हैं क्रिटिक करते हैं सोसाइटल इंडिफरेंस को टुवर्ड्स चाइल्ड लेबरर्स, जो बाल मजदूर होते हैं उनके प्रति सामाजिक, ये समाज हमारा कितना उदासीन है, इंडिफरेंट है, उनके प्रति उदासीन कितना है, उसको ये आलोचना करते हैं। इनोसेंस एंड रेजिलियंस, इनके अंदर भोलापन है और दृढ़ निश्चयता है। रेजिलियंस मतलब झुकने न वाली बात है कि ये झुकते नहीं हैं, वो पुष्पा झुकेगा नहीं वाला। तो हाईलाइट करते हैं द इनोसेंट ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो कितने इनोसेंस है उसको दिखाते हैं वो, एंड देयर एबिलिटी, और उनके अंदर क्षमता है टू फाइंड जॉय, वो खुशी ढूंढ लेते हैं। रेजिलियंस हैं वो झुकते नहीं हैं और वो खुशी ढूंढ लेते हैं डिस्पाइट हार्डशिप की, कितनी मेहनत है उसके बावजूद भी वो खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कचरा बीनते बीनते भी खुश रहते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि नहीं कचरा बीन रहे हम, वो बस उस हैबिट में हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये चिमनी स्वीपर्स की बात करता है। तो चलो हम पहला जो पैराग्राफ है इसका वो पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं आपको हाईलाइट भी करनी है, समझनी भी है। तो देखना यहाँ पर शुरू करें, देखो ये आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी चिमनी स्वीपर की, कितना क्यूट सा बच्चा है, इसका जो पैंट है नीचे से थोड़ा सा टॉर्न है, ये चिमनी स्वीप करता है, मुंह पर कालिक लगी हुई है, वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे ये जो बच्चे हैं ये किस तरीके से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। अब चार्ल्स लैम है, ये यूँ कहता है कि भाई हो सकता है ये बच्चे दरअसल असलियत में या इनबॉर्न ऐसे ना हो, बल्कि इनको किडनैप किया गया है, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी हैबिट्स ऐसी हैं, इनकी आदतें ऐसी हैं। ये इन बच्चों को प्रीच करता है, अप्रिशिएट करता है, ये कहता है कि इन बच्चों पर तो मुझे हंसी भी नहीं आती, और उनके व्यवहार पर, उनके रूड बिहेवियर, उनके अजीब व गरीब व्यवहार पर भी वो यूँ कहता है कि मुझे और सारा सब चीज़ से नफरत है, मुझे बस इनसे स्नेह है, उनसे प्रेम है। वो इस तरह से इनको चित्रित करता है। तो देखो, आई लाइक टू मीट, मुझे मिलना पसंद है, वो कहता है चार्ली। आए यहाँ पर चार्ली नहीं है, चार्ल्स लैम है। बार बार मैं चार्ली एक जगह कहीं पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे अभी जस्ट मैंने चार्ली वाली क्लास ली है, तो मुझे बार बार वो चार्ली नाम याद आ रहा है। तो मैंने कहा कि आई लाइक टू मीट, मुझे मिलना पसंद है, किससे, अ स्वीप, एक स्वीप से। स्वीप मतलब यहाँ पर स्वीपर है, कि मुझे एक स्वीपर से मिलना पसंद है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड मी, जरा मुझे समझो तो सही। स्वीप, स्वीपर, मेरे कहने का मतलब नॉट अ ग्रोन स्वीपर, एक मैच्योर स्वीपर नहीं, एक बड़ा स्वीपर नहीं। मुझे एक मैच्योर स्वीपर से नहीं मिलना, मुझे एक परिपक्व स्वीपर से नहीं मिलना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उससे मिलना। ओल्ड चिमनी स्वीपर्स आर बाय नो मीन्स अट्रैक्टिव बट वन ऑफ दोज टेंडर नॉविस। मेरे लिए जो बड़े बड़े या बूढ़े बूढ़े जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, बाय नो मीन्स, किसी भी तरीके से वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते मुझे, इतने आकर्षक नहीं लगते। लेकिन उनमें से जो टेंडर नोविसेस होते हैं, टेंडर नोविसेस होते हैं कोमल नवसिखिए, बिल्कुल नाजुक नाजुक, टेंडर होते हैं नाजुक, कमज़ोर युवा या छोटे छोटे, नॉविस होते हैं नवसिखिए जो अभी अभी सीखे होते हैं। ये बिजनेस उन्होंने खुद ने चला के नहीं सीखा, बल्कि मर्जी से उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्जियंस या फिर उनको जो टेक केयर कर रहे हैं उन्होंने उसको फोर्सफुली सिखाया है। तो नोविस हैं, ये अप्रेंटिस हैं, नवसिखिए हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट से नवसिखिए हैं। तो वो कह रहे कि वो सॉफ्ट से नवसिखिए से मैं मिलना चाहूँगा, बल्कि मैं उन ओल्ड स्वीपर से या फिर ग्रोन अप स्वीपर से, ग्रोन वाले स्वीपर से नहीं मिलना चाहूँगा, ठीक है ना। ब्लूमिंग थ्रू द ईयर, जो अभी खिल रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं, और उनकी विशेषता बता रहा है, ब्लूम कर रहे हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ किया गया है, ब्लूमिंग, यानी कि ये जो टेंडर नोविस है ये ब्लूम कर रहे हैं। टेंडर नोविस उनके लिए यूज करता है, किसके लिए, जो छोटे छोटे यंग स्वीपर्स होते हैं उनके लिए। ये ब्लूम कर रहे हैं, अभी तो एज में खिल रहे हैं। थ्रू दियर फर्स्ट निग्रीट्यूड, निग्रीट्यूड होता है ब्लैकनेस, कि अभी ये ब्लूम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनके चेहरे खिल रहे हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं मेरे लिए। तो ये बहुत अट्रैक्टिव, जैसे फूल खिलता है तो कितना अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ पर उनकी जो कंपैरिजन है वो फूल के खिलने जैसी करता है। तो ये इनके जो चेहरे हैं वो खिलते हैं, लेकिन किसके अंदर, थ्रू दियर फर्स्ट नेगेटिट्यूड, क्योंकि अभी शुरुआत से ही ब्लैकनेस उन्होंने अपनाई है, मतलब अभी शुरुआत ही की है इन्होंने कालापन अपनाने की।
और इन्हें अभी बहुत आगे तक काम करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे पहला जो नेगेटिव है उनका, उनके अंदर से उनके चेहरे चमकते हुए, दमकते हुए, उगते हुए चेहरे या खिलते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। द मैटरनल वॉशिंग्स, और अभी तो इनके जो माँ के द्वारा जो धोए हुए कपड़े हैं, या जो मैटरनल होती है माँ, मदर, और वॉशिंग्स यानी कपड़े, नॉट क्वाइट फेस्ड उन फ्रॉम द चीक। अब मैटरनल वॉशिंग्स कह सकते हो, या ऐसे कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ नहलाती है खुद, है ना, तो मैटरनल यानी उनकी माँ की जो वॉशिंग्स हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे कहेंगे कि जो माँ का इफेक्ट है, जो अभी इनके जो कॉमली फेसेस है, बड़े प्यारे प्यारे जो लवली लवली फेसेस हैं, उन पर से अभी मिटी नहीं है वो उनके चीक से, उनके गालों से। मतलब अभी ऐसा लगता है जैसे माँ के द्वारा ही टेंड किए जाने वाले बच्चे हैं, ये माँ के द्वारा ही पाले जाने वाले बच्चे हैं, या यूँ कह दो कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो मैटरनल वॉशिंग के हैं, बिल्कुल जो माँ ने अभी धोए हैं, साफ साफ हैं, और वो इतने काले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे ये ठीक नहीं लगेगा मुझे, लेकिन मुझे ज़्यादा सही ये लग रहा है, इसका मीनिंग यही है कि जो माँ की वॉशिंग्स है, माँ का जो प्यार है, लाड़ प्यार है, दुलार है, वो अभी तक मिटा नहीं है उनके गालों से। उनके गालों पर वो जो माँ के प्रेम में जो बच्चे पलते हैं, और माँ से जो खुशी मिलती है उन बच्चों को, तो वो अभी तक उनके चेहरे पर, उनके गालों पर देखने को मिलती है। सच एज कम फोर्थ विद द डान, जैसे कि ये खुशी तब आ जाती है जब डान और समवॉट अर्लियर with their little profession note sounding like the peep peep of a young sparrow or liker to the matin lark, should I pronounce them in their aerial accents, not seldom anticipating the sunrise। क्या कहना चाह रहा है देखना, कि सच एज कम फोर्थ, ऐसा लगता है जैसे कम फोर्थ को उजागरित हो गया है, जैसे मानो मना विद द डॉन, ये सुबह के अर्ली मॉर्निंग ही ये क्या हो जाते हैं, मतलब ये जग जाते हैं, उजागरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। ये सुबह की मॉर्निंग जैसी होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, भोर का समय होता है, डान होता है, डान भोर का समय, उसमें तुरंत आ जाते हैं ये। और समवॉट अर्लियर, या फिर कभी कभी और भी जल्दी आ जाते हैं, 4 5 बजे जग जाते हैं, अर्ली, ये अर्ली वर्ड की तरह है, ठीक है ना। विद दियर लिटिल प्रोफेशनल नोट्स, और वो अपने एक व्यावसायिक नोट होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ऐसे ये बच्चे क्या करते हैं, स्वीपर 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 आया, स्वीपर आया, जैसे स्वीपर के लिए वो टोन में वो साउंड लगाते हैं कि भैया कोई चिमनी साफ करवा लो, चिमनी साफ करवा लो। तो विद दियर लिटिल प्रोफेशनल नोट, वो अपने जो व्यावसायिक नोट होते हैं, जो अपना बिजनेस वाला चलाने के लिए, ट्रेडिंग वाला, जो वेंडर की टाइप, वो क्या करते हैं, अपनी बोली लगाने लग जाते हैं, साउंडिंग, और बोलने लग जाते हैं लाइक द पीप पीप। और इनका जो गीत है, या इनका जो आवाज़ है, वो मुझे पीप पीप की तरह लगती है। ये भी वो साउंड से, यहाँ पर बर्ड की उनको कंपेयर करता है वर्ड से, मॉर्निंग वर्ड से, अर्ली वर्ड से, और वो कहता है ये पीप पीप का साउंड करते हैं ऑफ यंग स्पैरो, जैसे कि छोटी छोटी गौरैयाँ करती हैं, ठीक वैसे ही वो क्या करते हैं, पीप पीप का साउंड करते हैं। मतलब इनका साउंड मुझे पीप पीप लग रहा है, मधुर लग रहा है। और लाइकर टू द मैटिन, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे मैटिन लार्क होती है, शुड आई प्रोनाउंस दैम, ठीक है ना, मैं उनको मैटिन लार्क से भी ज़्यादा अच्छा कह सकता हूँ। लाइकर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, वो कह रहे हैं लाइकर टू द मैटिन लार्क, और मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो मुझे इतना पसंद आते हैं जैसे मैटिन लार्क नाम का पक्षी, उससे ज़्यादा, है ना। शुड आई प्रोनाउंस दैम, मैं उनको प्रोनाउंस कर सकता हूँ। इन दियर एरियल एसेंट नॉट सेल्डम एंटिसिपेटिंग द सनराइज, और जैसे ही वो एरियल मानी क्या होता है, हवा, वायवी होता है, एयर से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो प्रकाश में आते हैं, उजाले में आते हैं, उनका जो बढ़ता हुआ एसेंट मुझे सुनाई देता है, चढ़ता हुआ जो असेंट यानी चढ़ाई, एरल चढ़ाई, तो एरल हवाई चढ़ाई, ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्री पक्षी जो होता है या लार्क होता है, वो हवा में जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उनका साउंड तेज होता जाता है। तो नॉट सेल्डम एंटिसिपेटिंग द सनराइज, और ये ऐसा लगता है जैसे ये उसकी हवा में जैसे वो लार्क चढ़ता है, ऐसे ये सुबह ही अपने घरों से निकल लेते हैं, और ये अनुमान नहीं लगाते कि सूरज कब उदय होगा। क्या ये अनुमान नहीं लगाते, कि एंटीसिपेट नहीं करते, अनुमान नहीं लगाते, एस्टिमेट भी नहीं करते, किसका एस्टिमेशन नहीं करते कि सूरज कब उदय होगा। वो बिना सूरज के उदय होने के एस्टिमेशन किए बिना वो क्या कर देते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो अपने घरों से सफाई करने के लिए निकल जाते हैं, चिमनी साफ करने के लिए निकल जाते हैं। I have kindly yearning towards these dim speck, poor blots, innocent blackness. I have a kindly yearning. मेरी एक बहुत काइंडली मतलब बहुत ही विनम्र, मेरी एक पोलाइट यर्निंग है, इच्छा है, मेरी एक विनम्र इच्छा है। यार्निंग होती है लालसा, यर्निंग लालसा होती है, मतलब एक इंटेंस डिजायर है, मेरे अंदर एक गहन इच्छा है कि मैं क्या करूं, गहन इच्छा है, DESIRE, डिजायर है टुवर्ड्स दीज डिम स्पैक्स,
कि मैं बहुत गहरी इच्छाएं रखता हूँ इन डिम स्पेक्स, यानी कि हल्के काले, है ना, हल्के काले स्पेक्स मानी दाग, ये हल्के काले दाग रखे हुए हैं अपने चेहरे पर, तो इनको क्या कह देते हैं, वो खुद ही डिम स्पेक्स कह देता है। अब हालांकि समाज पर तो ये डिम स्पेक्स की तरह ही है, हल्के काले दाग की तरह ही है, समाज इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, रिगार्ड नहीं देता, बल्कि इनको एक्सप्लॉइट करता है। पुअर ब्लॉट्स, ये कहता है ये गरीब दाग हैं, ये गरीबी पर भी दाग है, मार्जिनलाइज्ड हैं, पुअर हैं, इसीलिए ये समाज में अनवांटेड हैं, बिल्कुल वीड की तरह। इनोसेंट ब्लैकनेस, लेकिन इनके जो चेहरे पर भोलापन है वो बिल्कुल ही, मतलब इनके चेहरे पर जो कालापन है वो बिल्कुल भोला है, मतलब यूँ कह दो कि इनोसेंट ब्लैकनेस जानते हैं आप, भोलापन के साथ कालापन है। तो भोलेपन के साथ कालापन मतलब उनका चेहरा बल्कि काला हो रहा हो काम करने की वजह से, लेकिन ये बच्चे या मासूम से बच्चे, इनके अंदर मासूमियत झलकती है, तो वो उनको 3-4 नामों से पुकारता है। पहला तो कहता है वो टेंडर नॉविस है, फिर उनको वो 2 पक्षियों से कंपेयर करता है, एक तो करता है स्पैरो से और एक करता है मैटिन लार्क से। फिर वो उनको डिम स्पेक्स कहता है, पुअर ब्लॉट कहता है और इनोसेंट ब्लैकनेस कहता है। अब कह रहा है देखो, आर रेवरेंस, मैं सम्मान देता हूं भाई साहब, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं किनको, मैं रिस्पेक्ट करता हूं दीज यंग अफ्रीकन्स, इन युवा अफ्रीकन्स को। अफ्रीकन क्यों कहता है, क्योंकि अफ्रीकन्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और ये मुझे ब्लैक लगते हैं अफ्रीकन्स की तरह, तो मैं इन ब्लैक लोगों को, जो बिल्कुल ब्लैक हैं ये बच्चे, इन यंग ब्लैक लोगों को या स्टूडेंट या चिल्ड्रन को मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा, इन छोटे छोटे बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑफ आर ओन ग्रोथ, जो हमारी ही ग्रोथ के हैं, ठीक है ना, वो हमारी ही ग्रोथ के हैं, दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी इम्स ऑफ आर ओन ग्रोथ। अब हमारी ग्रोथ के होने का मतलब क्या है सर इसका, कि जो ये अफ्रीकन है, ये दरअसल अफ्रीका में बॉर्न नहीं है, इन बच्चों का जो जन्म है वो अफ्रीका में नहीं, वो हमारे समाज में हुआ। लेकिन हमने, जैसे हमारे समाज में, इंग्लैंड में, लंदन में अफ्रीकन लोगों को जिस प्रेजुडिस के साथ देखा जाता है, ठीक ऐसे इन बच्चों को भी प्रेजुडिस के साथ, पूर्वाग्रह के साथ देखा जाता है। ये समाज में, हमारे समाज में एलिमिनेटेड हो गए हैं, ये एक तरह से निष्कासित हो गए हैं। अब ये कह रहा है दीज ऑलमोस्ट क्लर्जी इम्प, ये एक बिल्कुल पुजारी जैसे लगते हैं। क्लर्जी इम्प्स कहता है वो उनको, कि वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे पुजारी हों। इम्प्स होते हैं बच्चे, इम्प्स होते हैं चिल्ड्रन, तो क्लर्जी इम्प्स लगते हैं वो उनको। अब वो उनको क्लर्जी इम्प्स भी कहता है, याद रखना, कि वो कहता है ऐसे बच्चे जो सफ़ेद गाउन पहन करके आते हैं। क्लर्जी होता है पादरी, पुजारी, तो पॉप कह सकते हो आप उसको, तो जो पॉप होता है वो वाइट यूनिफॉर्म में होता है। तो कहते हैं कि ये क्लर्जी इम्प्स में ये बहुत साफ सुथरे क्लीन से कपड़े पहने हुए हैं, रिलीजियस नेचर को दिखाता है कि ये प्रॉपरली मतलब छोटे बच्चे होते हैं, गॉड के रूप होते हैं। तो वो कह रहा है ये भगवान के, ये क्या है, भगवान के दूत हैं, ये क्लर्जी इम्प्स हैं, भगवान के दूत हैं। हु स्पोर्ट दियर क्लॉथ विदाउट अजम्पशन, जो क्लर्जी जो पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल क्लीन पहनते हैं, नीट पहनते हैं, लेकिन ये जो हैं ये स्पोर्ट करते हैं, पहनते हैं अपने कपड़ों को विदाउट अजम्पशन, बिना अनुमान के। ये बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल, बिना अनुमान लगाए अपने कपड़ों को, बिना ड्रेसअप किए, अच्छे से कपड़े पहने हुए वैसे ही आ जाते हैं, नॉर्मल वो साधारण तरीके से पहनते हैं। एंड फ्रॉम दियर लिटिल पल्पिट्स, और अपनी जो चुमनियाँ हैं, छोटी छोटी चुमनियों के मुँह हैं, मुखौटे हैं, द टॉप्स ऑफ चिमनीज, चिमनी के जो मुँह है, ये छोटे छोटे बच्चे देख लो, इनके कपड़े का जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा नहीं है। तो कह रहा है अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्लर्जी इम्प्स हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है भगवान के दूत हैं पूरे। तो वो कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ द चिमनीज की टॉप में ये पल्पिट्स को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इन द निपिंग एयर, उस कड़कड़ाती ठंड में, कड़कड़ाती हवा में, जो कड़कड़ाती हवा चलती है, वेस्ट विंड चलती है, उस कड़कड़ाती हवा में ऑफ दिसंबर मॉर्निंग, दिसंबर की मॉर्निंग में, दिसंबर मंथ का यहाँ पर नाम लिया गया है। और दिसंबर आई थिंक ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है, दिसंबर और जनवरी। और उसकी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ये बच्चे, छोटे छोटे नाजुक नाजुक से बच्चे क्या करते हैं, ये कड़कड़ाती हुई ठंड में ये आते हैं, यहाँ पर बिटर कोल्ड कह सकते हैं आप इसको। और बिटर कोल्ड में आकर के ये पल्पिट्स में जो वहाँ क्या करते हैं, ठंड में उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। प्रीच अ लेसन, और जब चिमनी के जो मुखौटों को ये साफ कर रहे होते हैं तो उस समय ये लोगों को एक मैसेज दे रहे होते हैं। प्रीच एक बहुत ही रिलीजियस वर्ड है जो उपदेश देने के लिए काम आता है। तो ये एक प्रकार का मैसेज दे रहे होते हैं, लोगों को संदेश दे रहे होते हैं। ये एक संदेश देना, ये एक उपदेश दे रहे होते हैं, संदेश दे रहे होते हैं। और वो उनका लेसन जो होता है वो किस चीज़ का होता है, पेशेंस, कि हम लोग इतनी कम उम्र में, जहाँ पर हमारी पढ़ने की, खेलने कूदने की अवस्था है, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ऐसी नौकरी जो हम, जहाँ पर हमारा हेल्थ हज़ार्ड है, लेकिन उसके वो वहाँ पर जाकर के चिमनियों के ऊपर वो इतनी ठंड में ये चीज़ का आपको मैसेज देते हैं कि भाई मुसीबतें चाहे कितनी भी हो जाए, इंसान को क्या रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और मैनकाइंड मानी मानव के लिए, ह्यूमन बींग के लिए,
ह्यूमैनिटी को या ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज ये स्प्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसान को क्या रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? इंसान को धैर्य रखना चाहिए। आगे देखिए वो क्या कहता है, व्हेन अ चाइल्ड व्हाट अ मिस्टीरियस प्लेजर इट वाज टू विटनेस दियर ऑपरेशन, है ना। अब वो कह रहा है जब मैं बच्चा था। अब यहाँ पर नॉस्टैल्जिक हो जाता है राइटर, यहाँ पर नॉस्टैल्जिक हो जाता है, वो अतीत की यादें करता है कि जब मैं एक बच्चा होता, मान लो नॉस्टैल्जिक, मैं एक बच्चा होता तो मुझे कितना मिस्ट्री लगता, कितना रहस्यमय आनंद आता। वो रहस्यमय आनंद आता, रहस्यमय आनंद। वो कहता है कि इनका जब चिमनी में घुसना और चिमनी में से घुस करके निकल आना, तो मेरे लिए एक रहस्य है कि भाई ये घुसते किधर है और उसमें से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। मुझे थोड़ा सा अब बच्चे होते हैं ना, बच्चे हर चीज में गेम देख लेते हैं, हर चीज में स्पोर्ट देख लेते हैं, जॉय देख लेते हैं। तो अगर ये चिमनी स्वीपर छोटा सा बच्चा अगर एक चिमनी के मुखौटे में जाएगा तो मेरी नजर तो वहीं रहती, और मेरी नज़र वहीं रहती। तो वो जब ये मुखौटे में जाता अंदर और अंदर चिमनी में घुसता तो मुझे लगता कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा, और जब ये निकल के आता तो मुझे कितने आनंद की अनुभूति होती। वो कह रहा है कि मुझे वहाँ पर मिस्टीरियस प्लेजर की अनुभूति होती। इट वॉज टू विटनेस, मुझे बड़ा मज़ा आता जब मैं गवाह बनता, मैं प्रत्यक्ष रूप से उसको देखता। दियर ऑपरेशन, उनके इस अभियान को, उनके इस वर्क को, उनके टास्क को, टास्क ऑफ क्लीनिंग पल्पेट्स या चिमनी, कि भाई चिमनी साफ करने के इनके काम को मैं देखता। टू सी अ चिट नो बिगर देन वन सेल्फ एंटर, ठीक है ना। वन न्यू नॉट बाय वॉट प्रोसेस इन टू वॉट सीम द फॉसेस अवर्नी टू परस्यू हिम इन इमेजिनेशन एज ही वेंट साउंडिंग ऑन थ्रू सो मैनी डार्क स्टिफलिंग कैवर्न्स, हॉरिड शेड्स टू सडर विद द आइडिया दैट नाउ श्योरली ही मस्ट बी लॉस्ट फॉर एवर। अब देखना, वो कह रहा है कि टू सी अ चिट, एक ऐसे बच्चे को देखना, चिट मतलब एक ऐसे चाइल्ड को देखना, नो बिगर देन वन सेल्फ एंटर, ठीक है ना, जो इतना बड़ा नहीं है, जब वो मतलब इतना बड़ा नहीं है जैसे एक बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, वो मैच्योर नहीं हुआ है अभी, और बहुत ज्यादा हाइट है उसकी, बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है ना। और मुझ जैसा बच्चा, मतलब वन सेल्फ एंटर, यूं कह दो कि मुझ जैसा जो बच्चा है, मतलब मेरे जैसा समान बच्चा, मैं भी छोटा वो भी छोटा, और वो एंटर कर जाता है। वन न्यू नॉट, किसी को नहीं पता, बाय व्हाट प्रोसेस, पता नहीं किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से वो गया, किसके अंदर गया, वो चिमनी के मुंह में जाता है, और वो किस प्रक्रिया से जाता है, इनटू व्हाट सीम्ड द, और ऐसी चिमनी के मुंह में घुस जाता है, ऐसा लगता है जैसे फॉसेस अवर्नी हो, जैसे नर्क का दरवाजा हो, ओके, द डोर ऑफ हेल हो। जैसे कोई नर्क के दरवाजे में जाने के बाद सिर्फ यातना ग्रहण करता है, यातना उसको मिलती है, ठीक मुझे ऐसे लगता कि मान लो ये नर्क के दरवाजे में घुस गया, ये बालक अब चिमनी में घुस गया, तो इसका मतलब ये नर्क के दरवाजे के अंदर एंटर कर गया। टू परस्यू हिम इन इमेजिनेशन, बस मैं तो एक बच्चा होता तो मैं उसकी कल्पनाओं में पीछा करता, ये तो मेरा मिस्ट्री हो गया, रहस्य हो गया, मैं बस उसकी कल्पनाओं में पीछा करता, पता नहीं कैसे गया होगा चिमनी में, कहाँ कहाँ गया होगा, कैसे कैसे घुसा होगा। एज ही वेंट, जब वो गया होगा, साउंडिंग ऑन, आवाज करते हुए, थ्रू सो मैनी डार्क स्टिफलिंग, मैनी यानी कई, डार्क यानी बहुत गहरी अंधेरी, स्टिफलिंग यानी दम घोटने वाली, गला घोटने वाली, स्मॉथरिंग वाली, गला घोटने वाली, है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिया है, ठीक है ना, और फॉसेस अवर्नी ये लिया है। तो देखो क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है जब वो चिमनी स्वाप करने के लिए अंदर जाता तो सो ही वेंट साउंडिंग ऑन, तो वो जब नीचे जाता तो ऐसा लगता है जैसे गला घोटने वाली गुफा में घुस गया है, गला घोटने वाला दम घुट रहा होगा उसका, हॉरिड शेड्स, और वहां अंदर उसको बहुत ही डरावनी छायाएं दिख रही होंगी, बहुत अजीब अजीब वहां पर की चीजें उसको फील हो रही होगी। टू शडर, और मतलब वहां अलग अलग, और वो बच्चा जो देख रहा है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट देखो उसका कि वो भी कांप रहा होगा, मतलब वो कांप जाता, मैं कांप जाता विद द आइडिया, इस बात के विचार को लेकर, मैं एक बच्चा होता तो मैं कांप जाता इस विचार के लेकर के, दैट की नाउ श्योरली, कि निश्चित तौर से अब ही मस्ट बी लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए खो गया। मतलब जब वो उस चिमनी के मुंह में उतरता, अंदर उतरता, तो मुझे लगता कि वो जो है कितनी दम घोटने वाली गुफा के अंदर घुस गया है, पता नहीं कितनी गुफाओं में अंदर जाना पड़ेगा उसको, और मुझे लगता है कि वो शायद अब अंदर अंदर अजीब और गरीब छायाओं को देखेगा, और मैं कांपने लग जाता उसको देख करके, और मुझे ये विचार आता कि शायद निश्चित तौर से वो हमेशा हमेशा के लिए अब खो गया है। टू रिवाइव एट हियरिंग इज फीवल शाउट ऑफ डिस्कवर्ड डे लाइट, फिर मुझे बड़ी खुशी होती
कब खुशी होती, जब मुझे वो खुशी याद आ जाती, वो रिवाइव याद, वो मुझे याद आ जाती। कौन सी चीज? खुशी। कौन सी खुशी? टू हियर, उसको सुन करके, उसकी कमजोर सी आवाज को, उसकी कमजोर चीख को सुन करके, ऑफ डिस्कवर्ड डे लाइट, जैसे ही वो दिन का प्रकाश खोज लेता, मतलब जैसे ही वो चिमनी के मुंह से आता तो मुझे आनंद की अनुभूति होती। ओ देन, ओ तब, ओ फुलनेस ऑफ डिलाइट, मुझे आनंद पूरी तरह से भर जाता, मुझे सारी चीजें याद आ जाती कि अरे ये तो बच्चा गया है, और गया है तो वो निकला है, उसको निकलते हुए देख करके, उसकी आवाज सुन करके मुझे बड़ा खुशी महसूस होती। रनिंग आउट ऑफ डोर्स टू कम जस्ट इन टाइम टू सी द सेवल फिनोमेनन इमर्ज इन सेफ्टी, ठीक है ना। और मैं क्या करता, दौड़ करके आता, कहाँ? आउट ऑफ डोर्स, मैं अपने घर से बाहर दौड़ करके आ जाता। अगर मैं घर की छत पर से ऐसा देखता किसी बच्चे को तो मैं दौड़ करके आ जाता। टू कम जस्ट इन टाइम टू सी, बस पल भर के समय में, जस्ट इन टाइम मतलब पल भर के समय में देखने आ जाता द सेवल फिनोमेनन। सेवल यानी उस कालिक लगने वाले, कालिक जिसके मुंह पर लगी हुई है, फिनोमेनन एक घटना, कालिक घटना कह सकते हैं, या एक घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। घटना को अंजाम देने वाला काला व्यक्ति, अंजाम देने वाला, आप घटक कह सकते हैं कि वो एक कालिक लगे हुए चेहरे पर, एक काला होकर के बिल्कुल एक सेबल फिनोमेनन बन करके वो आ जाता है। ये सेबल फिनोमेनन वो उस यंग स्वीपर को कहता है, छोटे स्वीपर को कहता है, जो बिल्कुल ब्लैक होकर के निकल के आता, इमर्ज, और वो निकल के आता था, निकल के आता इन सेफ्टी, बिल्कुल सुरक्षित होकर के, द ब्रांडिश वेपन, और अपने वो धमका देने वाला, ब्रांडिश करने वाला, ब्रांडिश यानी थ्रेटनिंग वाला, धमकी देने वाला, धमकी देने वाला, और उस धमकी देने वाले वेपन को अपने साथ लेकर के आता, ऑफ हिज आर्ट विक्टोरियस, जो ऑफ हिज आर्ट विक्टोरियस लाइक सम फ्लैग, जो उसका है, और क्या है, उसकी जीत का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? जीत का, जो उसकी जीत को दर्शाता, लाइक जैसे कि कोई फ्लैग, कोई झंडा हो, है ना, वेव्ड, जो लहरा रहा है, ओवर अ कॉन्कर्ड सिटाडेल, किसके ऊपर? एक जीते हुए किले पर। वो चिमनी के मुंह पर जब वो अपने झाड़ू को लेकर के ऊपर आता तो ऐसा लगता मानो कि वो झंडा फहरा रहा हो और ये बता रहा हो कि मैं जीत गया हूं, मैंने गढ़ जीत लिया है, मैंने किला जीत लिया है। कॉन्कर्ड यानी विजित या जीता हुआ, और सीटाडेल यानी किला, मैंने जीता हुआ जो किला है उस पर मैं झंडा लेकर के लहरा के आ रहा हूं, और वो ऐसा लगता। आई सीम टू रिमेंबर हैविंग बीन टोल्ड, मुझे तो ऐसा लगता है, और मुझे ये याद भी है कि मुझे कई बार बताया गया है दैट अ बैड स्वीप, कि एक जो बुरा स्वीप होता है, एक जो बैड स्वीपर होता है, ठीक है ना, वॉज वंस लेफ्ट, कि एक ऐसा स्वीपर था जिसने सफाई नहीं करी, छोटे बच्चे को पनिशमेंट मिल जाता ना, जो ये बच्चे होते हैं ना दरअसल एब्डक्टेड होते हैं। अब जब वो अच्छे से काम नहीं करते तो इनके जो मालिक होते हैं, जो इनसे फोर्सफुली काम करवा रहे होते हैं, वो इन पर अत्याचार ढाते हैं। तो एक बच्चे को क्या किया गया, इसी तरीके का पनिशमेंट दिया गया। वो पनिशमेंट क्या था, वो देखो कि ऐसा ही एक बैड वन था, एक बैड बच्चा था जो बैड स्वीपर था, उसको क्या कर दिया गया, वंस लेफ्ट इन अ स्टैक विद हिज ब्रश, एक दिन उसको चिमनी के मुंह पर ही छोड़ दिया गया, चिमनी में ही अंदर छोड़ दिया गया और अपनी ब्रश उसके साथ दे दी गई। चिमनी में अटका हुआ था और ब्रश ऊपर, झाड़ू उसके ऊपर रखा, हाथ पे रखा हुआ था कि तू यहीं खड़ा रहे, तू निकलेगा नहीं इसके अंदर से। टू इंडिकेट, ये दर्शाने के लिए, विच वे द विंड ब्लू, और ऐसा लगता था कि तू तो यूं बताता रहे बस ऊपर से कि भाई हवा कौन सी साइड बह रही है। कहने का मतलब कि ये उसका पनिशमेंट था कि वो उसकी झाड़ू को लेकर के चिमनी के मुंह पर ऐसा खड़ा रहता और बस हवा को, बस उस जो ठंडी हवा चल रही थी, वो तेज ठंडी हवा चल रही थी दिसंबर के महीने में, वो उस हवा को क्या करता रहता, सहन करता रहता, ठीक है ना। इट वॉज एन ऑफुल स्पेक्टिकल, वास्तव में एक भयानक दृश्य था, ये एक भयानक दृश्य था भाई। मुझे तो उसको देख करके निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है तो गलत बात है। नॉट मच अनलाइक द ओल्ड एज डायरेक्शन इन मैकबेथ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि ओल्ड स्टेज जो होता है उसमें एक पुरानी स्टेज में एक डायरेक्शन, एक दिशा दी जाती है, कहाँ पर, मैकबेथ में। मैकबेथ में एक बिल्कुल मुझे दिशा मतलब ऐसे दिशा दी गई, जब 3 चुड़ैल वहाँ पर उत्पन्न हुई तो 3 चुड़ैलों ने मैकबेथ को, जब वो जीत करके आ रहा था तो उसको बताया कि तुम 3 काउडर बनोगे, तुम ऐसे मरोगे, तुम ऐसे। तो लास्ट में एक बच्चा आया और वो बच्चा अपने ऊपर पेड़ की एक शाखा लेकर के चल रहा था और वो उसने बताया कि जब उसको सीन ये नज़र आया, उसको जब ये इमेज नज़र आई तो एक चुड़ैल ने उसमें भविष्यवाणी की कि जब तक बिरनम उठ करके ना आए तुझे मारने के लिए तब तक तेरे को कोई नहीं मार सकता। कि भाई एक तो जो पेट से, जिसका वुमन से जन्म नहीं हुआ,
या वो जो जिसका वुमन से जन्म हुआ है वो व्यक्ति तुम्हें मार नहीं सकता। ऐसे ही उसको कई सारी भविष्यवाणी, वहां पर 2-3 भविष्यवाणी हुई थी, फिर एक और बार गया था, फिर दोबारा भविष्यवाणी हुई थी। अब उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो देखो बिरनम बूट के उड़ने की बात है, तो देखो यहाँ कह रहा मैकबेथ का रेफरेंस लिया जाता है, ध्यान रखना मैकबेथ का रेफरेंस लिया जाता है। और जो तीसरी इमेज थी वो किसकी थी, एक प्रेत की थी, एक प्रेत बच्चा था, एक छोटा सा प्रेत बच्चा जो क्राउन यानी मुकुट लगा के आया था, विद ए ट्री, एक पेड़ का, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर के आया था, राइजेज जो उठा रखा था, यूं ऐसे यूं सिर पे रख करके यूं ऐसे आया था, हाथ में रख रखा था और सिर पर ऊपर रख करके आया था वो, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से ऐसा लगता है ये बालक को जो सजा दी गई है वो अपने झाड़ू के ऐसे सिर पे रख करके बैठा है और ये बस चिमनी की ढेर पर है, कुछ भी नहीं है, इसको बस ये दिखाना है, मतलब वो हवा को सहन कर सकता है कि नहीं, ठंडी इतनी कड़कड़ाती ठंड में उसको वहां पर ऊपर खड़ा कर रखा है, तो ये उसके लिए एक दंड था। वो कह रहा है रीडर, अब वो बहुत ही इमोशनल होकर के बातें बोलता है, वो क्या कहता है, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। वो क्या कहता है, देखिए रीडर, पाठकों, इफ, अगर, अब यहां पर आपके लिए वो संबोधित करके कहता है यू, मतलब रीडर है यहां, इफ दाओ, दाओ मतलब यू, यू ही होता है, और ये यू यहां पर रीडर है, कि अगर तुम मी टेस्ट मिल जाते हो वन ऑफ दीज स्मॉल जेंट्री, इन छोटे से जेंट्री से, इतने एक छोटे से सज्जन बच्चे से ऐसे मिल जाते हो, तुम सज्जन ही होता है बच्चा मेरी तरफ से, तो सज्जन से मिलते हो, इन द अर्ली रैम्बल्स, तुम्हारे दाएं मनी तुम्हारे, यू आर अर्ली रैम्बल्स, अर्ली मतलब अर्ली मॉर्निंग के टाइम, अर्ली वॉकिंग के टाइम पर, जब मॉर्निंग वॉक करते हो आप, तो मॉर्निंग वॉक करते समय अगर तुम्हारी मुलाकात ऐसे बच्चे से हो जाए, कौन से स्वीपर से, यंग स्वीपर से हो जाए, तुम जब सुबह घूमने जाओ और तुम्हारी मुलाकात ऐसे छोटे बच्चे से हो जाए, तो इट इज़ गुड टू गिव हिम अ पैनी, तो ऐसे करना यार, ये तो गरीब बच्चे भाई, इसको पैनी दे देना, एक पैनी मतलब एक पैसा दे देना, ठीक है ना, एक पैसा दे देना। नोट कर लेना कि वो कह रहा है कि अगर तुम घूमते समय, याद रखना जब तुम सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हो, सुबह तो मॉर्निंग वॉक की होगी, अगर तुम मॉर्निंग वॉक जा रहे हो, जाते समय तुम लोगों को एक बच्चा मिल जाए ऐसा स्वीपर छोटा सा, तो तुम उसकी मदद करना भाई, उसको पैनी दे देना, एक पैसा दे देना। इट इज़ बेटर टू गिव हिम 2 पेंस, मुझे तो लगता है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी हालत देख करके उसको एक नहीं 2 पैनी दे दो, तो उसको 2 पैनी देना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। इफ, अगर इट बी स्टार्विंग वेदर, अगर ये ऐसा मौसम है जिसमें भूखमरी ज़्यादा फैली हुई है, जो गरीबी ज़्यादा दिख रही है आपको, ऐसा लगता है कि भूख वाला मौसम ज़्यादा है, तो स्टार्विंग वेदर कौन से वेदर को बोलता है, सर्दी में हमें ज़्यादा भूख लगती है, तो अगर ये सर्दियों का मौसम है, एंड टू प्रॉपर ट्रबल्स ऑफ हिज हार्ड ऑक्यूपेशन, और तुम्हें नजर आ जाए, क्या आ जाए नजर, कि वो उचित रूप से बहुत समस्याओं को झेल रहे हैं अपनी कठिन व्यवसाय में, अपनी जो कठिन मेहनत है, जो बहुत कठिन मेहनत वो कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत में वो बहुत ज़्यादा समस्याओं को झेल रहे हैं। ए पेयर ऑफ काइप्ड हील्स, आपको अगर उनकी तड़कती हुई, जो तड़की हुई, अगर आपको उनकी तड़की हुई एड़ियाँ नजर आ जाए, उनकी तड़की हुई एड़ियाँ नजर आ जाए, नो अनयूजुअल अकम्पनीमेंट, जो असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य सी बात है, ये एक सामान्य साथ है उनका, मतलब अकम्पनीमेंट मतलब सामान्य साथ होना, मतलब ज़्यादातर उनकी जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई होती है, तड़की हुई एड़ियाँ मिल जाए, फटी हुई एड़ियाँ मिल जाए, बी सुपर एडविड, तो सुपर एडेड कर देगी वो, मतलब आप लोगों के अंदर, और वहाँ पर ये कह दे कि बी सुपर एडेड, मतलब अगर ए पेयर ऑफ काइप्ड हील्स बी सुपर एडविड, अगर वहाँ पर उनकी एड़ियाँ पर जब तुम्हारी नज़र जाए तो तुम देखो कि उनकी जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई हैं, तो तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा। द डिमांड, तो मांग क्या है, ऑफ द ह्यूमैनिटी, तुम्हारी मानवता की मांग है, विल श्योरली राइज टू ए टेस्टर, तुम उसको एक टेस्टर दे दो, 6 पेन दे दो। सुपर एडेड मानी होता है और भी आपकी उम्मीदों को मतलब बढ़ा देना, या आपसे और भी डिमांड को बढ़ा देना। अगर वो उसकी जो क्या है, तड़की हुई जो एड़ियाँ हैं वो अगर आपको दिख जाएं तो आप थोड़ी सी और चीज़ बढ़ा देना, आप उसको टेस्टर दे देना, मतलब आपको 6 पेंस दे देना। तो इसमें 3 बार पैसों को देने की मांग आई है। तो पहला पैसा देना आपको 1 पैनी, आप पैनी देना है, पैनी के बाद 2 पेंस देने हैं और 6 पेंस देने हैं। 6 पेंस को वो टेस्टर कहता है, क्या कहता है उसको, 6 पेंस को वो टेस्टर कहता है कि आप 6 पेंस दे देना, टेस्टर दे देना उसको एक, ठीक है ना। तो अब याद रखना, इसको छोटा सा पैराग्राफ है ये, कुछ ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं है। अगर तुम्हें ये बच्चे नज़र आते हैं, ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से, ठीक है ना, ऐसे एक बच्चे को जैसे चिमनी के अंदर खड़ा कर दिया गया इस कड़कड़ाती ठंड में, और झाड़ू को लेकर के कि तू बता किस दिशा में हवा बह रही है, कहने का मतलब ये दंड था ये उसके लिए, कि तू यहाँ बैठ और यहाँ बैठ करके इस लोगों को गिन। ऐसे कहते ना, किसी को दंड देते हैं तो किसी बच्चे को कहते हैं बाहर बैठा दिया, चल तू लोगों गिन, तो ऐसे वो बच्चे को बैठा दिया था। अब वो कह रहा है देयर इज ए कंपोजिशन,
द ग्राउंड वर्क ऑफ विच आई हैव अंडरस्टूड टू बी द स्वीट वुड क्लैप्ड सासाफ्रास। ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, एक ऐसी कंपोजिशन बता रहा हूं, एक ऐसी रचना बता रहा हूं जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉल करते क्या, सासाफ्रास कहते हैं उसको। सासाफ्रास का प्लांट ये रहा सासाफ्रास, ये सासाफ्रास है, तो इसको सासाफ्रास कहते हैं। ठीक है ना। ये एक बीवरेज है, एक पेय पदार्थ है ना, ये एक पेय पदार्थ है, बीवरेज है। द ग्राउंड वर्क ऑफ विच, और इस बीवरेज का जो ग्राउंड वर्क है, इसका जो कंपोजिशन है, उसका जो निर्माण है, ठीक है ना, आई हैव अंडरस्टूड, जो कि मैं समझा हूं, टू बी द स्वीट वुड, वो किससे बना है, ये मीठी लकड़ी से बना है। ये एक बहुत ही मीठी सी लकड़ी होती है, एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, उससे बना है। ठीक है ना। दिस वुड बॉइल डाउन, ये जो लकड़ी है वो उबाली जाती है, सासाफ्रास के बारे में बता रहा है वो, ये लकड़ी उबाली जाती है टू ए काइंड ऑफ टी, और एक ऐसी प्रकार की चाय बनाई जाती है। इससे क्या बनाई जाती है दोस्त, इससे एक प्रकार की चाय बनाई जा सकती है। एंड टेम्पर्ड विद एन इन्फ्यूजन ऑफ मिल्क, और इसमें टेम्पर, इसको उबाला जाता है, इसको बनाया जाता है, टेम्पर किया जाता है, TAMPER तो छेड़ा होता है, उसको बॉईल करना होता है। और इसको बॉईल करते हैं किसके साथ, एक इन्फ्यूजन मिलाते हैं। इन्फ्यूजन मतलब एक मिक्सचर मिलाते हैं। किसका मिक्सचर मिलाते हैं इसके अंदर, मिल्क का, दूध का और शुगर का, दूध और शक्कर मिलाते हैं इसके अंदर। हैड टू सम टेस्ट अ डेलिकेसी, इसके अंदर एक टेस्ट आता है जो बहुत ही कोमल टेस्ट होता है, बियॉन्ड द चाइना लग्जरी, और ऐसा लगता है कि ये टेस्ट जो है चाइना की विलासिता से भी बहुत परे है। मतलब चाइना की लग्जरी, चाइना जो होता है वो चाय के लिए बहुत फेमस है। चाइना की लग्जरी मतलब चाय की जो लग्जरी होती है, चाय पीने में हम जितना आनंद महसूस करते हैं, उससे भी ज़्यादा आनंद इस सासाफ्रास के लिक्विड को पीने में इन बच्चों को मिलता है। आई नो, मैं जानता हूँ, नॉट हाउ, कि मैं जानता हूँ, नॉट हाउ दाई प्लेट, पैलेट माने होता तालू, तुम्हारा जो तालू है, तुम्हारा जो टेस्टिंग पावर है, टेस्ट करने की जो क्षमता है, टेस्टिंग पावर, तुम्हारी टंग, पैलेट मतलब टंग, यहां पर कह दो कि पैलेट मतलब तालू बोलना चाह रहा है तो तालू मतलब टंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारी टंग है वो रैलिशिट मानी होता है कैसा उसका स्वाद लेना, कि तुम्हारी टंग ने जाने इसका कैसा स्वाद लेगी, पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कैसा स्वाद लेगी फॉर माई सेल्फ, लेकिन मेरे लिए विद एवरी डिफरेंस टू द जुडिशियस मिस्टर रीड। ठीक है ना। मैं डेफरेंस देना चाहता हूं, मैं प्रत्येक डेफरेंस देना चाहता हूं किसको, जुडिशियस, ये न्याय करने वाले, एक अच्छे से न्यायोचित मिस्टर रीड को। ठीक है ना। मैं डेफर करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, डेफर करना चाहता हूं किसको, मिस्टर रीड को। अब मिस्टर रीड के बारे में अपन को यहां पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मिस्टर रीड कौन है। ठीक है ना, मिस्टर रीड कौन है। ठीक है ना। अब अपनी बात को थोड़ा सा मैं मिस्टर रीड पर ले जाता हूं, तो देखो, विद एवरी डेफर मतलब मैं मिस्टर रीड को अपनी डेफरेंस कर देता हूं, टाल देता हूं अपनी बात को, और किसको ले जाता हूं, बहुत ही न्यायोचित, ये न्याय करने वाले मिस्टर रीड पर। मिस्टर रीड कौन है मेरे भाई, मिस्टर रीड एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए सासाफ्रास का टी बना के देते हैं बहुत सस्ते दामों पर, और ये बच्चे इनको पीते हैं, और उनके गले में जो कालिक जमी हुई है, चिमनी साफ करते करते वो उससे साफ होती है, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। हु हैड टाइम, उनको टाइम मिल जाता है। आउट ऑफ माई माइंड, मुझे लगता है कि तो जितनी भी व्यस्तता रहती होगी उनके बिजनेस में, उनको टाइम मिल जाता है टू कैप्ट ओपन ए शॉप, की वो एक दुकान को खोल कर रखते हैं सुबह के टाइम पर। इतने टाइम पर जल्दी जल्दी निकलते हैं बच्चों के लिए, तो रखनी चाहिए। द ओनली वन, ये एक ऐसी दुकान है, इकलौती दुकान है, ही अवर्स इन लंदन, जो वो ऑफर करते हैं। मतलब ये एक ऐसी दुकान है जो अवर करती है, जो बिल्कुल अलग है, ऑफर करती है लंदन में, फॉर द वेंडिंग ऑफ दिस होलसम एंड प्लेजेंट बेवरेज, और वेंडिंग करती है, बेचती है इस होलसम, पूरे संपूर्ण एक प्यारे से प्लेजेंट सुखद से बीवरेज को। ऑन द साउथ साइड, दक्षिणी साइड पर, दक्षिणी तरफ, किसके, फ्लीट स्ट्रीट के, लंदन की फ्लीट स्ट्रीट है, उसके जो साउथ में ये क्या करता है मिस्टर रीड साहब, क्या करते हैं मिस्टर रीड, ध्यान नाम याद रखना, मिस्टर रीड, मिस्टर वाइट, या नाम याद रखना कि होलसम एक बहुत ही प्यारा सा और प्लेजेंट सुखद सा बीवरेज वो उसको क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अब मिस्टर रीड के बारे में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी रखनी है। मिस्टर रीड क्या है, मिस्टर रीड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है ना। ओके, अब इनकी वोकैब थोड़ी सी नोट कर लेते हैं। तो देखो, आपने कहाँ से नोट कर ली थी, न्यायोचित यहाँ से कर ली थी। डेफरेंस मानी होता है अवॉइडेंस करना, मतलब अब मैं विद माई, मतलब कह रहा है कि फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, विद एवरी डेफरेंस टू मिस्टर जुडिशियस, मतलब मैं किसी भी तरीके से टाल करके अपनी बात को बदलना, मतलब ट्रांसफ़र करना। अब मैं ट्रांसफ़र हो जाता हूँ,
मैं अपनी बात को ट्रांसफ़र करता हूँ टू द जुडिशियस मिस्टर रीड के लिए। और वो कह रहे कि एकमात्र ऐसी दुकान है जो एकमात्र जो ऑफ़र करती है लंदन में फॉर द वेंडिंग के लिए होता है सेलिंग, बेचना। किसको सेल करती है वो? ऑफ दिस इस होलसम इसका मतलब हेल्दी कह दो आप, अच्छा सा प्यारा सा हेल्दी और प्लेजेंट मतलब होता है अच्छा, वो मतलब शानदार ऐसे कह दो, या फिर सुखद। बीवरेज होता है एक प्रकार का लिक्विड, ये एक प्यारा सा लिक्विड है। ऑन साउथ साइड, जो दक्षिणी साइड पर है, ये साइड याद रखना, साउथ साइड। और कहाँ की है? फ्लीट स्ट्रीट। एज दाउ, जैसे ही तुम अप्रोचेस्ट ब्रिज स्ट्रीट, जैसे ही तुम मतलब रीडर्स तुम पहुँचोगे कहाँ? ब्रिज स्ट्रीट पहुँचोगे। ये ब्रिज स्ट्रीट पर तुम्हें कौन सी मिलेगी? द ओनली सलोपियन हाउस। ये एकमात्र ऐसी बीवरेज बेचने वाली हाउस मिलेगा आपको। एक ऐसी बीवरेज मतलब जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जिस जगह पर बिकते हैं उनको सलोपियन कहते हैं। आई हैव नेवर येट, है ना, एडवेंचर्ड, मैंने कभी ऐसा साहस नहीं दिखाया, मैंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं की। हिम्मत करना हिंदी में लिख देता हूँ ना, मीनिंग समझ लेना आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। कि टू डिप माई ओन पर्टिकुलर लिप, कि मैं अपने खुद के होठों को भिगो लूँ। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने होठों को भिगो लूँ, मतलब मैं पी लूँ, ठीक है ना। इन अ बेसिन ऑफ कमेंडेड इंग्रेडिएंट, इन बेसिन यानी कप में, कि मैंने कभी अपने होठ नहीं भिगोए कप में। किसकी इतनी प्रशंसा की गई? हिज कौन है यहाँ पर? मिस्टर रीड के कमेंडेड यानी प्रशंसनीय, इंग्रेडिएंट यानी होता है ये जो किसके लिए बात वो कर रहा है? वो सेसाफ्रास के लिए करता है, लिख करके ये लिक्विड के लिए यूज करता है वो सेसाफ्रास के लिए। कि वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा ये इंग्रेडिएंट पिया नहीं। एक कॉशियस प्रीमोनिशन टू द ऑल फैक्ट्रीज कॉन्स्टेंटली विस्परिंग टू मी, और मुझे जो सचेत कर देने वाली, कॉशियस होता है अलर्टिंग, मुझे जो सचेत करने वाली क्या है? अलर्ट करने वाली प्रीमोनिशन है, मेरे को एक चेतावनी मिल रही है, वार्निंग मिल रही है। किसको? मेरी घ्राणेंद्री को, नाक को। ऑल फैक्ट्री मतलब मेरी मतलब मेरी नाक जो है, मेरी नोज है, मेरी नोज और टंग कह दो आप। ऑल फैक्ट्रीज इसको टंग और नोज को कॉन्स्टेंटली लगातार, और ये विस्पर कर रही है मुझसे, मतलब मेरी ऑल फैक्ट्रीज मुझसे ये बातें कर रही है, मेरी नाक और मेरी जीभ मुझसे ये बातें कर रही है, विस्पर कर रही है। क्या विस्पर कर रही? दैट माई स्टमक मस्ट इनफेलिबली, कि मेरा जो पेट है ना, पेट वो इनफेलिबली मतलब एररलेसली, मतलब बिना किसी गलती के, विद ऑल ड्यू कर्टेसी, पूरे शिष्टाचार के साथ, एररलेसली बिना किसी गलती के, अचूक रूप से, है ना, वो क्या करेगा? पूरी विनम्रता के साथ डिक्लाइनेट, इसको डिक्लाइन कर देगा। मतलब मेरे को मालूम है कि अगर ये ससाफ्रास में पी जाऊं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, पक्का है, लेकिन मेरा मन इतना कर रहा है, मेरी नाक और मेरी जीभ मेरे से कह रही, मेरी घ्राणेंद्रिय जो है वो मेरे से कह रही है, घ्राणेंद्रिय क्या कह रही है कि भैया तू उसको पी जा, लेकिन तेरा पेट जो है खराब हो जाएगा। येट आई हैव सीन, फिर भी मैंने देखा है, पैलेट्स, तालुओं को, मतलब पैलेट्स यहाँ पर वो क्या यूज करता है? वो पैलेट्स यहाँ सनेक्डकी यूज करता है, और सनेक्डकी के माध्यम से वो कहना चाहता है कि जो तालु है, मतलब जो लोग हैं, यहाँ पर पीपल के बारे में बात करता है, जो लोग उसको पीते हैं ससाफ्रास को, अदरवाइज फिर भी नॉट अनइंस्ट्रक्टेड इन डाइटिकल एलिगेंस, सप इट अप विद एविडिटी, अदरवाइज फिर भी नॉट अनइंस्ट्रक्टेड इन डाइटिकल, हालांकि उनको कोई निर्देश नहीं दिया गया है, मतलब निर्देश नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं है, मतलब उनको निर्देश दिया गया है इन डाइटिकल एलिगेंस, कि तुम डाइटिकल एलिगेंस के साथ रहो, मतलब कहने का मतलब तुम डाइट के साथ अपनी शानदार भोजन खाओ, डाइटफुल भोजन खाओ, मतलब ऐसा भोजन खाओ जो हेल्दी भोजन हो, ऐसे कह दे। अगर कुछ लोगों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको स्वाद अच्छा चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनको चाहे भली निर्देश ना मिले किस चीज़ का, ये कि भाई अनहेल्दी वो भोजन खाएं, तो उनको हेल्दी भोजन खाने का निर्देश मिले, सप इट अप, वो भी फिर भी इसको पी जाएंगे, किसके साथ? विद एविडिटी, उत्सुकता के साथ। मुझे मालूम है इसका जो खुशबू होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन मेरी जो पेट है वो ख़राब हो जाएगा, मैं जानता हूँ। और जिनको अनहेल्दी खाना खाने की मना की गई है और वो उनके अंदर प्लेट्स हैं, मतलब वो उसके स्वाद को लेना जानते हैं, चखना है, या उन्होंने स्वाद ले लिया है, कौन? अब ये उन पैलेट्स की बात कर रहा है, उन बच्चों के लिए। तो ये जो है उत्सुकता से, हालांकि अनहेल्दी है उनके लिए, लेकिन फिर भी उसको उत्सुकता से पी जाएंगे, है ना। तो उनको हेल्दी डाइट्स के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, नॉट अनइंस्ट्रक्टेड मानी होता है, इंस्ट्रक्ट किया गया है हेल्दी डाइट के लिए। बच्चों के लिए यही तो कहा है कि बच्चे हेल्दी डाइट खाएं, लेकिन फिर भी वो क्या कर देंगे? उनको कहा गया है हेल्दी डाइट खाएं, फिर भी वो इसको पी जाएंगे पूरी तरीके से, शान के मतलब उत्सुकता के साथ, एविडिटी के साथ, ईगरनेस के साथ, अर्नेस्टली।
अननेसली इसको वो पी जाएंगे। सप इट अप करना होता, पी जाना, सब करना, सिप करना, ड्रिंक इट अप। ठीक है ना? ओके, बाकी का आगे की अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।